कॉन्ट्रैक्ट में चैप्टर नंबर 6 में कुछ चीज़ें फर्दर आगे देख रहे थे और कुछ टर्म्स को हमने एक्सप्लेन करना शुरू किया था, जिसमें पहली टर्म थी रिसेशन। इसका क्या मतलब था? कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ द पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देता है बिटवीन प्रोमिजर एंड प्रोमिजी। तो अगर प्रोमिजर और प्रोमिजी म्यूचुअल कंसेंट से अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को बगैर परफॉर्म किए कैंसिल कर दें, तो तब भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया, ऑब्लिगेशन दोनों की खत्म हो गया। फिर एक टर्म हमने इस्तेमाल की थी ऑल्ट्रेशन। Alteration means a variation made in the language of the term of the contract with mutual agreement. When this occurs, the original contract is discharged and new contract is created. Parties in alteration remain same. यानी दो लोगों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उन्होंने आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट के जरिए से अपनी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को क्या कर लिया? चेंज कर लिया, रिवाइज कर लिया। लेकिन पार्टीज जो है वो सेम ही रही हैं, पार्टीज चेंज नहीं हुई। पहले भी मिस्टर ए एंड मिस्टर बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट था, अब भी मिस्टर ए एंड मिस्टर बी के दरमियान ही कॉन्ट्रैक्ट है। फिर आ गया रिमिशन। Remission means accepting a less amount than initial amount agreed and releasing the contractual obligation. Will you purchase my house for rupees 10 million? तो सामने वाले शख्स ने 10 मिलियन की बजाय 8 मिलियन पे किए और फिर रिक्वेस्ट की कि यार भाई मैं तो बस यही पे कर सकता हूँ। तो ओरिजिनल पार्टी ने कहा कि ओके चलो ठीक हो गया जी, आप 2 मिलियन ऊपर का मैंने आपको छोड़ दिया। एंड रिलीजिंग द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, इसका मतलब है जिस प्राइस पर, जिस कंसिडरेशन पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्री हुआ था, हमने एक पार्टी ने अपना राइट जो है वो क्या कर दिया है? सैक्रिफाइस कर लिया है। और दूसरी ये नहीं कहा कि चलो जब होंगे दे देना। अगर ये मैंने कह दिया कि चलो यार अच्छा तुम 8 मिलियन दे दो, बाकी 2 मिलियन जब जिंदगी में होंगे दे देना, ये आपने रिलीज नहीं किया। एंड रिलीजिंग द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट वहां पर खत्म हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। Remission means accepting a less amount than initial amount agreed and releasing the contractual obligation. अच्छा, अब ये टेक्निकल टर्म्स हैं, बाद दफा हम कहेंगे यार इतनी टर्म्स की क्या जरूरत थी? नहीं, लॉ माइनर डिफरेंस के लिए अलग अलग टर्म इस्तेमाल कर रहा है। मसलन रिमिशन एंड वेवर में कोई फर्क नहीं है। वेवर में आप होल ऑब्लिगेशन से रिलीज कर देते हैं। वेवर इज अ यूनिलैटरल एक्ट ऑफ वन पर्सन दैट रिजल्ट इन द सरेंडर ऑफ द होल लीगल राइट। Thus, it amount to releasing a person of certain legal obligation under a contract without consideration or new agreement. वो कहते हैं वेवर का मतलब है कि आपने यहाँ होल ऑब्लिगेशन नहीं, आपने कहा जी 20% आपको डिस्काउंट दे दिया, तो देन आपको क्या कह रहे हैं? रिमिशन। और अगर हम कह रहे हैं यार 100% ही डिस्काउंट दे दिया, फिर वेवर हो गया। ठीक है ना? तो वेवर एंड रिमिशन में माइनर सा फर्क नजर आएगा। प्रोमिजी रिफ्यूजल या निग्लेक्ट। इफ एनी promisee neglect or refuses to afford the promiser reasonable facility for performance of his promise, the promiser is excused by such neglect or refusal as to any non-performance cause. ये वाली बात अभी डिटेल में भी हमने करनी है, लेकिन बहरहाल यहाँ थोड़ा सा समझते हैं। If any promisee neglect or refuse to afford the promiser reasonable facility for performance, मसलन आपने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी शख्स से, कॉलेज ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि जी एक पेंट वाले को बुला लिया कि यार ये जो क्लासरूम 4 है ना, इसको पेंट करते हैं, कल सुबह आ जाए 8 बजे और आपने कल के अंदर इसको पेंट कर देना। अब वो जो बंदा था, काम करने वाला था, पेंट वाला था, वो पहुंच गया। जब वो
8 बजे यहाँ पहुंचे तो पता चला यहाँ तो ऑलरेडी क्लास हो रही है। तो कहा जी अभी क्लास हो रही है, जरा आप बैठे। उसने सोचा शायद थोड़ी देर के लिए क्लास हो रही है, वो बाहर बैठा। फिर घंटे बाद देखा, फिर उन्होंने कहा जी नहीं अभी क्लास हो रही है, आप बैठे। उसने देखा यार मैं 8 बजे का आया हुआ हूँ, 10 बज गए हैं, तो मुझे काम ही नहीं करने दे रहे हैं। क्लास खाली होगी तो वो काम करेगा ना। और एडमिन वाला कह रहा है कि यार भाई जब तक क्लास हो रही है आप नहीं काम कर सकते। अब आप सामने वाले बंदे को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं कि ही कैन परफॉर्म हिज टास्क। आखिर 10 बजे उसने तंग आके अपना काम, अपना औजार पकड़े और चला गया। क्या इस बंदे के खिलाफ हम नॉन परफॉर्मेंस का दावा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये यही वाली बात लिखी है। इफ एनी promisee neglect or refuse to afford the promiser reasonable facility for performance of his promise, the promiser is excused by such neglect or refusal as to any non-performance cause. वो कह रहा है कि ये भी असल में जब आपने ही नहीं काम करने दिया तो दूसरे के एंगल पे तो आप ये बात डाल ही नहीं सकेंगे नॉन परफॉर्मेंस वाली, ऑब्वियसली। तो 1 2 3 4 एंड 5 ये 5 छोटी छोटी सी टर्म, और फिर एक टर्म हम पीछे छोड़कर आए थे, दैट इज कॉल्ड नोवेशन। नोवेशन मींस सब्स्टिट्यूटिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन ओल्ड वन। नया एग्रीमेंट हो गया जी। The new agreement extinguished the right and obligation that were in effect under the old agreement. Novation ordinary arises when a new individual assume an obligation to pay that was incurred by the original party to the, यानी what is the difference between novation and alteration? Alteration में क्या हुआ, एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ, बट द पार्टीज रिमेन सेम। और यहाँ पार्टीज क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है ना। इन केस ऑफ ए नोवेशन द ओरिजिनल डेटर इज टोटली रिलीज फ्रॉम द ऑब्लिगेशन विच इज ट्रांसफर्ड टू समवन एल्स। मसलन हुआ क्या, आप कोई बिजनेस कर रहे थे, कोई शख्स किसी जगह पर बिजनेस कर रहा था और इस शॉप का जो रेंट था ना वो पेएबल आ रहा था 5 लाख रुपया। यानी जो बंदा इसका टेनेंट था उसने 5 लाख रुपया पिछले कई महीनों से रेंट पे नहीं किया हुआ था। इस शॉप को किसी और ने इससे लिया और शॉप का जो ऑनर था उसको बुलाया, उसको कहा कि सर ये शॉप मैं इसका बिजनेस खरीद रहा हूँ, इससे तो चल नहीं रहा है, मैं बिजनेस खरीद रहा हूँ, जो आपका रेंट है ना प्रीवियस ये मैं पे कर दूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अब आप मेरे से आते एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर लें, अब मैं आपका टेनेंट बन गया हूँ और जो पिछला रेंट है वो भी मैं पे कर दूंगा, मैंने इससे ये सारा बिजनेस परचेज कर लिया। तो वो जो एक ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड ओल्ड टेनेंट वो रिप्लेस हो गया बिटवीन न्यू टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, और इस न्यू टेनेंट ने पुरानी ऑब्लिगेशन अपने खाते डाल ली, जिसका इफेक्ट क्या हुआ, ओल्ड टेनेंट रिलीज हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब अगर ये पे ना करे तो न्यू टेनेंट के अगेंस्ट हम अदालत में जा रहे होंगे, ना के ओल्ड टेनेंट के। इस वाली सिचुएशन को हम क्या कह रहे हैं, नोवेशन। A novation ordinary arise when a new individual assume obligation to pay that was incurred by original party to the contract. In case of novation, original debtor is totally released, means उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, उनका ओल्ड वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, which is transferred to someone else, यानी न्यू कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। Novation also take place when the original party continue their obligation to one another, but a new agreement is substituted for the old one. यानी नोवेशन
नोवेशन को ज्यादा रिफाइन करें तो फिर ऑल्ट्रेशन अलग निकल आती है, वरना नोवेशन और ऑल्ट्रेशन आमतौर पर एक जैसी टर्म का नाम है। लेकिन नोवेशन में आमतौर पर जनरली हम क्या कहते हैं कि पार्टीज नहीं आ गई है, और ऑल्ट्रेशन में पार्टीज है। Akram owes money to Bashir under a contract. It is agreed between Akram and Bashir and Shazim that Bashir shall now accept Shazim as his debtor instead of Akram. वही वाली बात आ गई कि भाई अब ये पैसे आपने इससे नहीं लेने, मैंने देने हैं पैसे। आमतौर पर जब कोई बिजनेसेस सेल होते हैं ना, तो नॉर्मली बिजनेस के सेल होने की नौबत कब आती है? जब बिजनेस नहीं चल रहा होता। और जब बिजनेस ना चल रहा हो जनरली तो फिर पेबल्स आ रहे होते हैं, लोगों की सैलरीज पेंडिंग है, बिजली का बिल पेंडिंग है, किसी से माल क्रेडिट पे लिया हुआ था उसकी पेंडेंसी है। तो जो नया आदमी आता है वो आमतौर पर क्या करता है, कहता है ठीक है यार आपकी सारी ऑब्लिगेशन मैं ले लेता हूँ और जो थोड़ा बहुत एसेट्स आपके पड़े हैं उसकी एक कीमत लगा लेते हैं, ये आप आउट हो जाए, मैं इसको टेकअप कर लेता हूँ। इसका मतलब है ये सारी सिचुएशन जनरली कहाँ फॉल कर रही होती है? नोवेशन के हेडिंग में फॉल कर रही होती है, ठीक है ना। कि एक ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और सारी ऑब्लिगेशंस एक नई पार्टी ने ले ली। अच्छा जनाब, ये कुछ टर्म्स हमें समझ आ गई। प्रोमिसी, रिफ्यूज और नेग्लेक्ट, ये वही वाली बात लिखी हुई यहाँ पे आ गई जो भी हम पीछे पढ़ कर आए। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी। वो कहते हैं आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये हम पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ कर आए हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस वक्त बिल्कुल ठीक कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन सब्सिक्वेंटली उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया या इलीगल टू परफॉर्म हो गया। कोई ऐसा इवेंट हुआ, सब्सिक्वेंटली इवेंट हुआ जिसने उस पहले कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, या तो इम्पॉसिबल कर दिया या इलीगल कर दिया। A contract to do an act which after the contract is made become impossible or by reason of some event which the promisor could not prevent, unlawful, become void when the act become impossible or unlawful। इसका नाम हमने पीछे रखा था जब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे। वॉइड एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट तो हम कह रहे थे विच इज वॉइड एब इनिशियो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस वक्त ही लीगली ठीक नहीं था, ठीक है ना। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है ना, वॉइड एब इनिशियो। उस वक्त भी हमने एक एग्जांपल दी थी कि आपने एक इवेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर जाकर आपने एक डेट बुक कर दी, फर्ज किया जी 25 दिसंबर 2023, ठीक है ना। ये इवेंट आपने बुक कर दिया, कुछ एडवांस दे दिया, बाद में खुदा ना खास्ता इन डेट्स के अंदर कोई लाइक कोविड टाइप के कोई सर्कमस्टांसेस हो गए और जो इवेंट्स हैं वो लीगली बैन कर दिए गए, तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, ठीक है ना। या खुदा ना खास्ता कोई हादसा ऐसा हुआ, कोई इस इवेंट कॉम्प्लेक्स के पास कोई ऐसा बम ब्लास्ट हुआ कि ये इवेंट कॉम्प्लेक्स भी गिर गया, तो अब इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। उन डेट्स में अभी ये इवेंट कॉम्प्लेक्स दोबारा रिकंस्ट्रक्ट भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इस तरह लॉ ने इन दोनों बातों को कवर किया। या तो इलीगल हो गया, इलीगल का मतलब है कोई लेजिस्लेशन आ गई, कोई कोविड वाले सर्कमस्टांसेस आ गया, कोई भी बात हो गई, इलीगल हो गया, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। तो दोनों सूरतों में कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कह रहे हैं, वॉइड हो गया। कुछ बात समझ आई है? एक्सेप्टेबल ग्राउंड ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी।
यानी एक ऐसी इम्पॉसिबिलिटी जो नागहानी तौर पर हो रही हो, हमारे बियॉन्ड दी कंट्रोल हो। एक है कि हमारे कंट्रोल में है, हमारी टाइम मैनेजमेंट थी, हमारा बिजनेस मैनेजमेंट थी, हमें चीज नहीं मिल रही, ये बियॉन्ड दी कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। वो कहते हैं कौन कौन सी ग्राउंड है? 4 ग्राउंड। नंबर 1, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जैसे अभी मैंने कहा इवेंट कॉम्प्लेक्स ही गिर गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर हो गया, तो इट इज अ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, एक नागहानी काम हो गया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं था। डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल, आपको याद है हमने कॉन्ट्रैक्ट को 2 हिस्सों में बांटा था, कुछ पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट थे और कुछ पर्सनल नेचर के नहीं थे। जो पर्सनल नेचर के नहीं थे वो तो लीगल हेयर्स को चले गए थे। वुड यू परचेज माय हाउस फॉर ₹10 मिलियन, ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि हम कॉन्ट्रैक्ट में ये बात ऐड करें, ठीक है ना, अदरवाइज जनरली इट इज नॉट अ पर्सनल नेचर। अगर आपने एक पैसे दिए हुए हैं और ऑनर की डेथ हो गई है तो कुछ नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर हो गया लीगल हेयर्स को, आपने अब पैसे लीगल हेयर्स को देने हैं, लीगल हेयर्स ने आपको घर ट्रांसफर करना है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट है पर्सनल नेचर का, आपने किसी सिंगर को बुलाया हुआ था किसी कंसर्ट के ऊपर, खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो गई है, अब उसके भी लीगल हेयर्स हैं, बैंड में बाकी लोग भी मौजूद हैं, वो कहते हैं नहीं जनाब हम परफॉर्म करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन नहीं, इट्स अ पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट पर्सन की डेथ या इनकैपेसिटी टू परफॉर्म पर खत्म हो जाता है। इनकैपेसिटी टू परफॉर्म का मतलब है वो शख्स बीमार इतना हो गया, उसी तरह का बीमार हो गया कि अब वो परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है ना, लाइक कोविड के दिनों में कोविड हो गया, कोई और इस तरह का सर्कमस्टांसेस हो गई। डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर, तो दैट बिकम सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। नंबर 3, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म दी, ये जाहिर है किसका जिक्र आ रहा है, वो पिछले चैप्टर की बात आ रही है, एलियन एनिमीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, उस वक्त वो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में चला गया। नंबर 4, पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स ceases to exist or occur which form the basis of contract। वो कहता है कि भाई एक सूरत हाल और भी हो सकती है, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की एक सूरत हाल और हो सकती है। फर्ज करें हमारे मुल्क में क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है, या कोई और बड़ा इवेंट हो रहा है, और आपने कजाफी स्टेडियम में कोई एक हाई राइज बिल्डिंग ऐसी हाईलाइट की कि जिसके किसी एक स्पेशल फ्लोर के ऊपर, अगर आप इस फ्लोर को बुक कर ले तो इस फ्लोर के ऊपर यहाँ एक विंडो लगी हुई है जिससे यहाँ ये सारा स्टेडियम जो है वो बिल्कुल आपको वाज़े नजर आता है। आपने क्या किया, आपने इस हॉल को बुक करवाया और उन्हें बताया कि यार हमारा ये कॉर्पोरेट इवेंट है, हम कंपनी के लोग एग्जेक्टिव जो है ये मैच देखना चाहते हैं लेकिन स्टेडियम में नहीं जाना चाहते, हम आपके यहाँ से मैच देखेंगे। ठीक हो गई बात, उन्हें क्लियरली बता दिया कि हमारा इस फ्लोर को, पूरे फ्लोर को बुक करने का मकसद मैच को देखना है, हमारे एग्जेक्टिव मैच देखना चाह रहे हैं और ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कुछ पैसे हमने जमा करवा दिए, बाद में पता चला ये मैच था 10 दिसंबर 2023 को, हमने बुकिंग करवा दी 15 नवंबर 2023 को, बाद में पता चला ये इवेंट कैंसिल हो गया, ठीक है ना, बाद में पता चला कोई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, वट एवर द रीजन, ये इवेंट कैंसिल हो गया। हमारा कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद क्या थी? इवेंट। हम एक नॉर्मल होटल बुक नहीं करवा रहे, जरा पढ़े, द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स ceases to exist or occur which form the basis of the contract। हमारे कॉन्ट्रैक्ट की जो बेसिस थी वो मैच था,
इसका मतलब है होटल और हमारे दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी क्या हो गया है, वॉइड हो गया ड्यू टू सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। These are the 4 grounds जिसके ऊपर आप कभी अपने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार दे सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। नंबर 1, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, बिल्डिंग ही गिर गई। अब 2 बातें देखें, अगर तो ये प्लाजा गिर जाता तो फिर पहले वाली कैटेगरी से ये आ जाता सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, और अगर मैच कैंसिल हो गया तो आखिरी वाली बात से सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में चला गया। ठीक है ना? डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स ceases to exist, subsequent impossibility, क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम void। ओके, फिर लॉ में कुछ और एक बात समझाना चाह रहा है, नॉट एक्सेप्टेबल ग्राउंड ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। वो कहते हैं यार अब ये नहीं है कि आप जनाब इस बात को बस कहीं भी लाएं और कहें जनाब ये तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी। उसने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम difficult, more costly or less beneficial than that agreed at the time of its, वही जो हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर का कर रहे थे, राइस परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन वो शिप वाली बात नहीं है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। एक शख्स ने कहा जनाब मैं आपको 31 दिसंबर 2023 को 5000 केजी राइस प्रोवाइड करूंगा एट 450 पर केजी। ठीक है, राइस की जो मार्केट थी वो थोड़ी डेविएट कर गई और प्राइस चली गई 750 पर केजी। क्या ये आदमी भी ये प्ली ले सकता है कि सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगी कि भाई देखो राइस मुझे ही नहीं मिल रहे 450 पे, मैं तुम्हें किस तरह दे दूंगा, राइस की प्राइस तो हो गई है 750 रुपए, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज होगा। आप मार्केट से पता कर लें, आप इंटरनेशनल मार्केट ले लें, ये कोई ग्राउंड नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब था रिस्क पार्टीज ने लेना है, बाद में नहीं किया जा सकता। द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम डिफिकल्ट, मोर कॉस्टली और less beneficial than that agreed at the time of its performance या formation। वो कहता है ये कोई ग्राउंड नहीं है, ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो बिजनेस रिस्क है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ही यही होता है कि रिस्क अब आपने लेना है, 2 पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना, कोई भी चीज बाइंग है सेलिंग है, वरना तो फिर तो आप हर चीज को सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में ले जाएंगे। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट बिकम कमर्शियली अनवाइबल। कमर्शियली अनवाइबल का भी ऊपर वाले मतलब ही है, लेकिन जरा एक्सप्लेन लॉ ने सेपरेट कर दिया। यानी वो कहता है जी हमारे लिए तो कमर्शियली पॉसिबल ही नहीं है, हम ये चीजें इंपोर्ट करते थे और इंपोर्ट करके आपको प्रोवाइड करते थे, इंपोर्ट ही इतनी महंगी होगी अब हम कैसे दें आपको, ये तो हमारे लिए कमर्शियली वाइबल। वो कहता है ये कोई ग्राउंड नहीं है, ये बिजनेस रिस्क है, ये तो आपने ही लेना था। There is default by third party on whose work the promisor was relying। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, मसलन राइस को अपनी कंप्यूटर लैब के लिए कंप्यूटर्स की जरूरत है, 50 कंप्यूटर्स की। आप ऑफिस सेंटर गए, एक बंदे से जो स्पेक्स चाहिए थे वो सारा निगोशिएट किया, उसने कहा ठीक है सर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कब चाहिए? आपने कहा यार हमें 10 दिसंबर 2023 तक चाहिए। ओके ठीक है, ओके प्राइस तय होगी, सब कुछ हो गया। अब जब आप 10 दिसंबर को गए या 8-9 को आपने राब्ता किया कि हाँ भाई कंप्यूटर तैयार है, उसने कहा यार ये तो बड़ा एक मसला हो गया, मैंने तो एक फुला मिस्टर एक्स से कॉन्ट्रैक्ट किया था
कंप्यूटर का, जो स्पेक्स आपको चाहिए थे वो मेरे पास तो नहीं थे, मैंने मिस्टर एक्स से लिए। उसने मुझे कहा कि यार भाई देखो 5 तारीख तक मेरी शिपमेंट आ रही है, उसके अंदर मैं यही वाले कंप्यूटर इंपोर्ट कर रहा हूं, तो आप राइस अप्लाई कर देना, आप मेरे से खरीद लो। अब क्योंकि उसकी शिपमेंट ही नहीं आई है या वो पार्टी मुझे नहीं दे रही है, तो मैं तो बाउंड हो गया हूं, मेरे लिए तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई है। तो क्या ये भी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है? तो कह रहा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं? क्यों नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर हमने ऐसी कोई बात एग्री नहीं की हुई। हाँ, अगर 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 ये वाली पार्टी जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस वक्त ही कहता इफ, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता, फिर कॉन्टिंजेंट वाले रूल्स अप्लाई हो जाते, लेकिन उसने तो हमारे साथ कोई इफ एंड बट नहीं लगाया। और वो नेचुरल सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी वाला रूल है, लॉ कहता है वो नहीं अप्लाई होगा, वो ये तो बिजनेस रिस्क है, ये तो आप नहीं लेना, ठीक है ना। इसीलिए बिजनेसेस को क्या करना पड़ रहा होता है, अपनी इन्वेंट्री पाइल अप करनी पड़ रही होती है, बाकी सारी चीजें करनी पड़ रही होती हैं, बिकॉज बिजनेस रिस्क तो आपने लेना है। क्लियर होगी बात? तो कोई थर्ड पार्टी ऐसा काम कर दे और आपने उसे कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ना बनाए। एक है कि मैं रिलाय कर रहा हूं थर्ड पार्टी पर, वही हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर। उसे पहले कह दिया कि भाई अगर शिप आ गया तो ठीक है, और अगर शिप ना आया तो फिर लॉ उसी तरह बिहेव कर रहा है, बिकॉज आपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना दिया था, कॉन्टिंजेंट बना दिया था। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम, अच्छा, देयर इज अ डिफॉल्ट बाय थर्ड पार्टी ऑन हुज वर्क द प्रोमिसर वाज रिलाई, स्ट्राइक, लॉकडाउन, और वो कहते कोई धरने हो जाए, कोई लॉकडाउन हो जाए, कोई 9 मई हो जाए, इनसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ठीक है ना। जब भी 9 मई नजर आए उसकी मजम्मत करके आगे चले जाना हमने, ठीक है ना। अच्छा जी, स्ट्राइक्स हो गई, लॉकडाउन हो गई, कोई और सिविल नाफरमानी, कोई इस तरह की बात हो गई, वो कहता है ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, ये बिजनेस रिस्क है, ये आपने कवर करने थे। आपको सोचना चाहिए था अगर स्ट्राइक होगी तो क्या होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, स्ट्राइक हो गई तो हमारा जो माल पहला पड़ा उसमें से देते। पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गया, ये बेसिकली उसी पे ही है कि आप किसी और पर रिलाई कर रहे थे, तो कहते ये भी नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि वो चीज बैन हो जाए, लीगली बैन हो जाए, वो इम्पॉसिबिलिटी ये वाली क्रिएट हो जाए कि वो अनलॉफुल हो जाए चीज। मतलब पिछले दिनों नहीं, अब तो 3-4 साल पहले की बात हो गई, कोविड के दरमियान में जो हमारी किया स्पोर्टेज थी, इसकी एक किट नहीं आ रही थी, ये कोरिया से इंपोर्ट होती थी, तो और असेंबली यहाँ हो रही थी गाड़ी की, तो वो किट एक छोटा सा एक पुर्जा बीच में से नहीं आ पा रहा था, और इनकी सारी डिलीवरीज जो है वो लेट हो रही थी, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 माह लेट हो रही थी डिलीवरी। क्या ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि लॉ क्या कह रहा है, पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो कहते नहीं भाई, ये तो किया ने देखना था कि उसके पास किट जो है वो इन्वेंट्री में पड़ी होनी चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट बैन कर देती उस किट को कि ये इंपोर्ट ही नहीं हो सकती, फिर अनलॉफुल होने की वजह से ऐसा हो सकता था। ये जो 5 बातें लिखी हुई है ना, ये बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं, ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबल, कोई नागहानी आफत नहीं आई हुई है। सुपरवेनिंग का मतलब क्या है उर्दू में? नागहानी, ठीक है ना। कोई जलजला आ गया, कोई बम ब्लास्ट हो गया, कोई हादसा हो गया, कोई ऐसा हो गया जहां इंसान बेबस है, ठीक है ना, या इलीगैलिटी क्रिएट हो गई, स्टेट ने उस चीज को इलीगल कर दिया, उसको हम कह रहे हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डेथ, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, पर्टिकुलर स्टेट सीजेस टू बी एग्जिस्ट, ये 4 बातें एक्सेप्टेबल ग्राउंड है
सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की। और रूल क्या कह रहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में एंटर हो गया है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया आपका, वॉइड हो गया, खत्म हो गया। एक किस्म का खत्म होने का भी मतलब क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब आप दूसरी पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कुछ बात समझ आई है? यहाँ वही वाली एग्जांपल्स आपको लिखी हुई नजर आ रही होंगी। अच्छा जनाब, ठीक हो गया। अब कुछ पास पेपर टाइप थोड़े कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन वो आ रही है, प्रैक्टिस आ रही है। अच्छा जनाब, ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। कल का भी एक लेक्चर हम इसमें थोड़ा सा और लगा देंगे। कौन सा चैप्टर हो गया जी? ये चैप्टर नंबर 6 हो गया। अच्छा जनाब, आज हम एक एक्टिविटी भी कंडक्ट कर रहे हैं, बल्कि आप सबके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है अगर आप उसको ज्वाइन कर लें। कासिम अली शाह फाउंडेशन में हमारा एक सेमिनार है आज कि एआई के क्या इम्पैक्ट्स आए हैं हमारे प्रोफेशन के एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर, और हम एज अ स्टूडेंट कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, आप देखते हैं आमतौर पर जाहिर है हम सब लोग इंक्लूडिंग मी, हम सब लोग एजुकेशन सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं। हम तमाम लोग बाय डिफॉल्ट ये चाहते हैं कि लोग हमारे ऊपर रिलाई करते रहें, स्टूडेंट हमारे ऊपर रिलाई करते रहें। पिछले 12 साल आप निज़ाम तालीम से गुजर के आए, उस निज़ाम तालीम ने आपको एक बात सिखाई कि यार इल्म हासिल करना हो ना तो किसी उस्ताद के पास चले जाओ, वो आपको पढ़ाएगा, आप सीखेंगे, ऐसे इल्म हासिल होगा। क्योंकि वो सारा निज़ाम तालीम बेनिफिशरी है किसी उससे। मैं खुद बेनिफिशरी हूँ, जाहिर है इस कॉलेज के ऑनर में हूँ, तो ये कॉलेज में आप फीस दे रहे हैं, कॉलेज एक बिजनेस कर रहा है, तो हम ये सारा काम कर रहे हैं ना। दैट इज द सोल रीजन जिसकी वजह से बच्चों को कभी भी ये नहीं सिखाया जा रहा होता कि आप अपने पाँव पे कैसे खड़े हो सकते हैं। बिकॉज अगर आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे तो हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बड़ी अच्छी एग्जांपल है। तो हम हमेशा आपको कहेंगे अच्छा हाँ यार बेटा आप क्लास में आ जाएं, क्लास का ये फायदा है, क्लास का ये फायदा है। क्लास ठीक है, क्लास के फायदे भी होंगे, ये नहीं कि कोई क्लास का फायदा नहीं, लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं हमें अपने तलबा को, अपने स्टूडेंट्स को उनके पाँव पे खड़ा करना भी सिखाना चाहिए कि यार सब कुछ सिर्फ टीचर से नहीं हो रहा। जब आज आप 2023 में बैठे हैं तो आपके पास नॉलेज का वाहिद सोर्स क्लासरूम नहीं बचा। आप ऐसे कह लें चले अभी भी डिल्यूट करने के लिए कि क्लासरूम भी एक सोर्स है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। मसलन हम बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो तलबा को इवन ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि यार आप ना हमारे टेस्ट दे दें, टेस्ट सेशन शुरू हो गया जी, और बेचारे मासूम तलबा टेस्ट भी फीस देकर सोच रहे हैं कि हम बड़ा कुछ गेन कर रहे हैं। क्या करना चाहिए आज के इस दौर में जब हम 2023 में बैठे हैं, यानी ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। पिछले साल नवंबर की कोई तारीख थी जब AI इस तरह रिलीज हुआ था, चैट GPT आया और यहाँ से एक नए दौर का आगाज हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें कैसे हेल्प लेनी चाहिए अपने इन सारे मामलात में? चैट GPT या दूसरे AI टूल्स हमें कैसे आज इक्विप्ड कर रहे हैं, इसके ऊपर ही हम गुफ्तगू कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। 2 बजे से लेकर कोई तकरीबन 3 बजे तक का एक सेशन और होगा। आप 3:30 बज जाएंगे, आपको ऑलमोस्ट वहाँ पर 1.5 घंटे की एक एक्टिविटी है। तो आप में से जो लोग अटेंड कर सकते हैं वो ज़रूर अटेंड करें। थोड़ा सा डिफरेंट ब्लेंड होगा। जनरली इस ब्लेंड पर गुफ्तगू नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी रीज़न वही है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर हम आपको ये बता दें कि यार ये किताब पढ़ के आप खुद ही पढ़ सकते हो, तो फिर तो चल गया हमारा कारोबार। ठीक है
ना। तो ये सारा कुछ आज के दौर में कैसे हो रहा है, बल्कि पर्टिकुलरली पिछली अटेम्प्ट में आपको मालूम है कि जब बिजनेस लॉ का पेपर हुआ तो सब स्टूडेंट का यही था कि लगता है सर जाहिद ने पेपर बनाया हुआ था। सर जाहिद ने तो जाहिर है आई कैप में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ कैसे कि हम इतना करीब चले गए पेपर के, ये बात भी आप उसी डिस्कशन में सुन रहे होंगे और फिर आप खुद अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है ना। तो ये जरा वैल्यू एडिड सेशन होगा, अगर आप लोग टाइम निकाल सकें तो मैं आपसे कहूंगा कि आप लाजमी अटेंड करें, ठीक है। कासिम अली शाह फाउंडेशन आप पहुंच जाएंगे तकरीबन 145 पे। जनरली इस तरह के सेशन में आप पहले पहुंचते हैं तो आपको जगह मिलती है, ठीक है ना। तो आप टाइमली पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपको ना सिर्फ इस सब्जेक्ट में, मतलब बिजनेस लॉ में नहीं, आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, आप टैक्स पढ़ रहे हैं, आप बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, आप आइंदा कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उन सब में हमें हेल्प मिलेगी कि हम खुद भी कैसे चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं और AI की मदद से हम अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी और बेहतर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे।